लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था सेफ्टी मेजर्स अंडर अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो सेफ्टी मेजर्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या है, यहाँ तक ये क्वेश्चन का सब देखा था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो केस लॉ है, जो मोस्टली टॉर्ट्स सब्जेक्ट के लिए भी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी है, फिर लेबर लॉ के लिए भी है। मतलब ये एक इतना इम्पॉर्टेंट केस लॉ है फॉर लॉ स्टूडेंट्स, बिकॉज इट टॉक अबाउट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जो हम लोगों ने कल किया था, द केस इज़ अबाउट दिस गैस लीक। मतलब ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में इसमें बात हो रही थी कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। वहाँ पे कैसा है कि नो एक्सेप्शंस ऑफ डिफेंसेस। अगर कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ों में हजार्डियस कोई इंडस्ट्रीज डील करती है, हजार्डियस चीज़ों में इंडस्ट्री डील करती है, तो वैसे केस में उस कंपनी की वजह से अगर कभी भी किसी को इंजरी, नुकसान कुछ हुआ है, तो कंपनी की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब हमेशा डिफरेंस आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन आएगा। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में इतना ही फ़र्क है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शंस है। मतलब अगर वो एक्ट ऑफ गॉड है, तो अगर कोई चीज़ है जिसमें किसी की गलती नहीं है, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे फॉल्ट लोगों का नहीं है, जो डिफेंडेंट है उसका फॉल्ट नहीं है, प्लेंटिफ जो केस करता है, डिफेंडेंट जिस पे केस किया जाता है, तो डिफेंडेंट का उसमें फॉल्ट नहीं है, एंड दैट हैपन्स बिकॉज जो भी कोई इंजरी या कुछ भी डैमेज हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी फॉल्ट। जो भी है उसमें डिफेंडेंट का फॉल्ट नहीं है, तो वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। तो इन दोज केसेस जो वन सेक, हाँ, इन दोज केसेस यहाँ पे एक्सेप्शन मिलता है, तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी डिफेंस नहीं मिलता है, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता है। तो ये जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट है, ये आया ही MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, दैट इज़ द केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। तब ये जो कंसेप्ट है वो स्टैब्लिश हुआ, ऐसा बोल सकती है। नाउ ले ऑफ मीनिंग, कंडीशंस एंड कंपनसेशन। तो ले ऑफ मतलब ये, जैसे हमने कल ये देखा था कि कंपनी जो है वो दो तरीके से लोगों को निकाल सकती है, कि एक तो है ले ऑफ और एक है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट हमने ऑलरेडी किया, तो वैसे ही अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ले ऑफ पे, तो हमको ये सब डिटेल में लिखना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में पॉइंटर्स लिखे हैं। Layoff occurs when employer is unable or unwilling to provide employment due to reasons beyond control like shortage of raw materials. अब retrenchment में क्या था कि उसकी गलती के बिना किसी भी रीज़न से उसको निकालना, उसको एज अ पनिशमेंट नहीं, विदाउट पनिशमेंट ऐसे ही किसी को निकालना, तो वो हो गया रिट्रेंचमेंट। बट ले ऑफ कब होगा? जब कंपनी के पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स नहीं है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करा पाए, या कंपनी के पास जगह नहीं है कि स्टाफ को बैठा पाए, या कोई भी ऐसा रीज़न कि मशीन का ब्रेकडाउन हो गया। तो ऐसे कोई भी रीज़न की वजह से टेम्पररी वर्क के लिए डिनाइल देना इज ले ऑफ। ले ऑफ ऑकर्स व्हेन एम्प्लॉयर इज unable or unwilling to provide employment due to reasons beyond control, उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है वो रीजंस, लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। इट इज़ अ टेम्पररी डिनाइल ऑफ वर्क। तो ये टेम्पररी डिनाइल, वर्क का टेम्पररी डिनाइल है। डेफिनेशन एज आई ऑलवेज से सेक्शन 2 में ही आते हैं, अंडर सबसेक्शन के ट्रिपल के। ले ऑफ मीन्स फेलियर, रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी। मतलब नहीं करा पाया उसको नौकरी के लिए कंटिन्यू एम्प्लॉयर, तो भी ये ले ऑफ है। रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं रखना है, तुमको निकल जाओ, तो वो रिफ्यूज़ल हुआ। इनएबिलिटी मतलब क्षमता ही नहीं है उसमें, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, उसके पास जगह ही नहीं है, उसके पास मशीनरी ही नहीं है, तो क्या काम करवाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी रीज़न की वजह से
अगर उसे जॉब से निकालने के लिए बोला जाए, एम्प्लॉयमेंट से निकालने के लिए बोला जाए, तो दैट इज ले ऑफ. फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी. फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी, 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर ले ऑफ. अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कौन से रीज़न हो सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है? शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल्स, ये सब शॉर्टेज है तो क्या ही काम करवाएगा वो उससे. एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन. स्टॉक मतलब जो स्टॉक होता है, जो रॉ मटेरियल होता है या कंपनी में जो भी एक्यूमुलेट हुआ है स्टॉक, उस रीज़न की वजह से वो जो है, जो एम्प्लॉयर है वो काम नहीं ले पा रहा है या उसकी इनएबिलिटी है काम देने के लिए, रिफ्यूज़ कर रहा है कि हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते, यू मे गो. तो इन कोई भी रीजंस की वजह से फेलियर, रिफ्यूज़र या इनएबिलिटी है तो वो ले ऑफ है. ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी. मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई तो क्या कर सकती है कंपनी लोगों को रख के? उनको पता है कि मशीनरी बनने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, इतनी फॉरेन की मशीनरी है, जर्मनी से आई है, या न्यू मशीनरी मंगाने में भी 6-8 महीने लग जाएंगे. तो फॉर दैट टेम्पररी पीरियड अगर वो किसी स्टाफ को बोलते हैं कि आप लोग नौकरी छोड़ के चले जाओ, तो उसे ले ऑफ बोलेंगे. या कोई नेचुरल कलामिटी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है या फ्लड आया है, ऐसा कुछ भी है, जब उनको पता है कि वो इनएबिलिटी है, ऐसे केस में इनएबिलिटी है एम्प्लॉयर की कि वो एम्प्लॉय को रख ही नहीं सकता है, तो ऐसे केस में अगर वो जॉब के लिए बोलता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, तो दैट इज़ ले ऑफ. एनी कनेक्टेड रीज़न, कोई और कनेक्टेड रीज़न की वजह से अगर इनएबिलिटी है, रिफ्यूज़ल है या फेल्यूर है जॉब पे रखने के लिए, तो वो ले ऑफ होगा. कंडीशंस फॉर ले ऑफ. तो कंडीशन ऑफ ले ऑफ क्या होंगे? वर्कमैन मस्ट बी ऑन मस्टर रोल्स. तो ये जो ले ऑफ का कॉम्पेंसेशन की बात करेंगे या ले ऑफ के डेफिनेशंस में आने की बात करेंगे, तो वो जो वर्कमैन है, वर्कमैन मतलब एम्प्लॉई या जो वेजेस पे काम कर रहा है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो वो जो बंदा है वो मास्टर रोल में होना चाहिए उसका नाम. ऐसे नहीं कि टेम्प्ररी एम्प्लॉई है तो उसको तो ठीक है कोई भी निकाल सकता है, या फिर वो प्रोबेशन पीरियड पे है तो भी उसको कोई भी निकाल सकता है. बट अगर वो मास्टर रोल में है, परमानेंट एम्प्लॉई है, उसका नाम लिस्ट में है, परमानेंट एम्प्लॉय के रोल में है, मास्टर में है, तो ही उसके ऊपर ले ऑफ की कंडीशंस जो है वो लागू होगी. मतलब ले ऑफ उसके लिए, उसके कनेक्शन में ही बोला जाएगा कि ले ऑफ है. कोई टेम्प्ररी वर्कर है कि अभी आया है, ज्वाइन हुआ है और एक 5-6 दिन के लिए आके चला जाएगा, तो उसको अगर कंपनी ने बोला निकल जाओ, तो वो ले ऑफ नहीं है, वो तो वैसे भी मस्टर रोल में नहीं है. ही मस्ट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, और वो स्टाफ जो है वो ड्यूटी के लिए आना चाहिए. फिर उसको कंपनी बोले कि आप कल से मत आना, तो उस पे ले ऑफ का क्लॉज जो है वो लगेगा. अदरवाइज जो ड्यूटी पे ही नहीं आ रहा है, जो खुद ही बीमार बैठा है या खुद ही ऑफिस में नहीं आ रहा है, रेगुलर नहीं है, तो उसको तो कंपनी निकाल सकती है, तो तब उसको ले ऑफ नहीं बोलेंगे. एम्प्लॉयर मस्ट हैव वैलिड रीज़न. एम्प्लॉयर के पास भी वैलिड रीज़न होना चाहिए उसे निकालने का, कि मेरे पास मशीनरी नहीं है, फंड्स नहीं है, या पावर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, या कोई नेचुरल कलैमिटी आ गई है. कोई भी रीज़न जो है वो वैलिड रीज़न होना चाहिए एम्प्लॉयर के पास अगर वो ले ऑफ करना चाहता है स्टाफ का. तो एम्प्लॉयर मस्ट फॉलो स्टैंडिंग ऑर्डर्स. एम्प्लॉयर को जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कोर्ट के या यूनियन के जो भी ऑर्डर्स हैं वो उसे फॉलो करने होंगे अगर उसको ले ऑफ करना है तो, क्योंकि ले ऑफ के रिलेटेड भी ऑर्डर्स होते हैं, ले ऑफ के रिलेटेड भी प्रोविजंस होते हैं, उसके हिसाब से ही वो ले ऑफ कर सकता है. ऐसे नहीं कि एक ही साथ पूरी कंपनी को बोल देगा कि चलो कल से मत आना, ले ऑफ, तो वैसा नहीं होता है. तो देर आर certain precautions to be taken, certain rules to be followed by the employer as well. ले ऑफ मस्ट नॉट एक्सीड परमिसिबल नंबर ऑफ डेज. और ले ऑफ जो है वो जितने डेज परमिसिबल है, हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए परमिसिबल डेज है या मंथ है कि उतने टाइम के लिए आप ले ऑफ दे सकते हो, बिकॉज दिस इज़ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब वो कंपनी उसको बोल सकती है कि 6 महीने के लिए आप ले ऑफ ले लो, उसके बाद आप रीजॉइन करना, बिकॉज 6 महीने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या 6 महीने के लिए फंड्स नहीं है, या 6 महीने के लिए जो भी उसका रीज़न है कि नेचुरल कलैमिटीज़ से नुकसान हुआ है, तो वो उतने टाइम के लिए ही होना चाहिए जितना परमिटेड है. नाउ कॉम्पेंसेशन क्या होगा इसमें? वर्कमैन इज एंटाइटल टू 50% ऑफ बेसिक वेजेस.
तो अभी जो बेसिक वेजेस है उसका, फॉर एग्जांपल उसका बेसिक वेजेस है 10,000, तो 10,000 का 50% दैट इज 5,000 प्लस उसका डीए मतलब डीएनएस अलाउंस फॉर ऑल डेज लेड ऑफ एक्सेप्ट वीकली हॉलीडेज, जितने भी दिन का लेड ऑफ दिया है हॉलीडेज को छोड़ के वर्किंग डेज का जो भी अमाउंट है उसका 50% ऑफ बेसिक वेजेस। इसमें फिर बाकी चीज़ें नहीं मिलेगी। ले ऑफ में अगर कोई कंपनी किसी को ले ऑफ दे रही है तो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, पूरा सैलरी कॉम्पेंसेट नहीं करेगी। उसमें पीएफ भी नहीं होगा, ग्रेचुटी नहीं होगा, दूसरे पर्क्स नहीं होंगे, लंच अलाउंस नहीं होगा, हाउस रेंट अलाउंस नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी। बस उसके बेसिक वेजेस जो है उसका हाफ अमाउंट होगा और जो डीएनएस अलाउंस है वो होगा उतना ही। ऑब्वियस है कि अगर उसको पूरा ही पैसा देना है तो वो फिर उसको ले ऑफ देगा ही क्यों, वो बोलेगा ना आ जाओ ऑफिस में काम करो। तो कॉम्पेंसेशन कितना होता है 50% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए, और वीकली हॉलीडेज का उसको पैसा नहीं देना है, जितने वर्किंग डेज हैं उतना ही देना है। एग्जेम्पशंस क्या है इसकी? सीजनल स्टैब्लिशमेंट, जो कंपनियां खुलती ही सीजनल स्टैब्लिशमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो सिर्फ काम ही साल में, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स का एक्सपोर्ट है या कुछ है, तो उनको वो लोग बता के करते हैं कि हमारा सीजनल स्टैब्लिशमेंट है, एवरी ईयर हम लोग 2 या 3 महीने के लिए ओपन होते हैं, उसके बाद वी क्लोज डाउन दिस स्टैब्लिशमेंट और हम कुछ और काम करते हैं। तो उनको पता है स्टाफ को कि ये जो है सिर्फ ग्रेप्स का सीज़न है, तो ग्रेप्स के सीजनल के लिए ही एस्टैब्लिशमेंट है। तब उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि उन्होंने हमको ले ऑफ दे दिया अब हमको कॉम्पेंसेट करो। तो स्टाफ ये नहीं बोल सकता क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली बनी ही इस चीज़ के लिए है। ये और एक एग्जांपल ये भी है कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ गणपति फेस्टिवल, तो अगर वो सीजनल स्टैब्लिशमेंट है तो वो पूरा साल तो काम नहीं करेगी, वो सीजनल स्टैब्लिशमेंट में ही काम कर रही है लार्ज स्केल पे। तो उसके बाद वो अगर स्टाफ को बोल रही है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो ले ऑफ नहीं है और उसको उस ले ऑफ के लिए कॉम्पेंसेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली वो ले ऑफ है ही नहीं, बिकॉज वो जो स्टैब्लिशमेंट है वो है ही सीजनल। नाउ इंटरमिटेंट वर्क, कोई अगर बीच में आके काम कर रहा है फॉर टाइम बीइंग, के थोड़े टाइम के लिए, या फिर कोई आके कुछ आर्ली बेसिस पे काम कर रहा है, कोई एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, तो उनके लिए भी जो ले ऑफ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वर्कमैन नॉट रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, वर्कमैन खुद ही ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, खुद ही रेगुलर नहीं है, तो उस केस में भी ले ऑफ एप्लीकेबल नहीं होगा। बदली और कैजुअल वर्कर्स, बदली वर्कर्स हम लोगों ने पढ़ा था एक लेक्चर में कि वो बदली वर्कर्स वो होते हैं जो टेम्पररीली थोड़ी दिनों के लिए या थोड़े महीनों के लिए आते हैं, बट उनका नाम पेरोल में नहीं होता है, उनका नाम एक अलग रजिस्टर में होता है जो बदली रजिस्टर होता है। तो जो बदली वाले आए हैं, मतलब प्रॉक्सी बन के आए हैं, टेम्पररी आए हैं, तो टेम्पररी लोगों को तो ऑब्वियसली कंपनी निकालने ही वाली है क्योंकि वो नाम से ही टेम्पररी है, वो बदली में आए हैं या फिर कैजुअली आए हैं, दे आर नॉट परमानेंट वर्कर्स। तो जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो बदली वर्कर्स हैं, उनको भी ले ऑफ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें केस लॉ अगर हमको स्पेसिफाई करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो मैंने आंसर्स लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ऑब्वियसली इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है, इसको थोड़ा और एलोबरेट करके डिटेल में लिखना है, बट दीज आर द पॉइंटर्स टू रिमेंबर कि कैसे लिखना है। तो इसमें केस है कि वर्कमैन ऑफ फायरस्टोन टायर कंपनी वर्सेस फायरस्टोन टायर, ले ऑफ मस्ट बी रियल एंड जस्टिफाइड। तो ले ऑफ जो है वो रियल होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। रियल होना चाहिए इसका मतलब ये कि एक्चुअली में उसको बोलना चाहिए कि यू गो, ऐसा नहीं कि ले ऑफ दे दिया और फिर भी वो आने लग रहा है ऑफिस में, तो रियल होना चाहिए। और जस्टिफाइड मतलब इट शुड बी जस्टिफाइड, इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी लेजिट रीज़न बिहाइंड दैट, कि ऐसा नहीं है कि बस अचानक से बोल दिया कि कल से नहीं आना है मैं आपको कॉम्पेंसेट करूँगा। तो वो जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए कंपनी के पास। ये रीज़न क्या होगा? आइदर ही इज़ फेलियर टू गिव वर्क टू देम, either he is refusing work to them due to these reasons, or he is unable to give work to them due to some reasons। तो वो उसको लेजिट रीज़न जो है उसको जस्टिफाई करना होगा। कंक्लूजन क्या है? कोई भी आंसर है, कंक्लूजन, केस लॉ और मीनिंग, ये तो लिखना ही है। डेफिनेशन भी ऑफ कोर्स, बट अगर डेफिनेशन हमको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं पता है तो डेफिनेशन का सेक्शन लिख सकते हैं। इट्स ऑलवेज सेक्शन 2
2 के अंडर ही होगा हमेशा, कोई भी डेफिनेशंस होंगे, मोस्टली एक्सेप्शंस हो सकते हैं इसमें भी, बट जितना अभी तक मैंने देखा है कि सारे डेफिनेशंस जो होते हैं वो सेक्शन 2 में ही होते हैं। तो हमको हमेशा इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, बीच में हम केस स्टडी लिखें, कंडीशन लिखें, उसका डिटेल्स लिखें या एप्लीकेबिलिटी लिखें, कुछ भी लिखें, और लास्ट में हमको हमेशा केस लॉ, और सबसे लास्ट में हमको कंक्लूड करना है कंक्लूजन से, तो ही जो प्रॉपर मार्क्स है वो मिलेंगे। चाहे वो 5 मार्क का हो तो भी ये सब चीज़ें शॉर्ट में लिख के हमको कंक्लूड तो ऐसे ही करना है, केस लॉ, कंक्लूजन, और स्टार्टिंग में मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज क्लोजर? अब कंपनी क्लोज हो रही है तो क्लोजर का मीनिंग, प्रोसीजर एंड कॉम्पेंसेशन। तो सेक्शन 2 अगेन इट इज, वन सेकेंड, अगेन इट इज डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में ही होते हैं, तो ये भी सेक्शन 2 में ही है। सेक्शन 2 क्लोजर मीन्स द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ एनी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्लोजर कब होगा? जब परमानेंटली क्लोज हो रहा है कोई भी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंटली क्लोज हो रही है, पूरी कंपनी ही क्लोज हो रही है, तभी ही वो क्लोजर के डेफिनेशन में आएगी। अब इसका डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, तो हमको सर्टनली याद करके और डेफिनेशन के सेक्शन के नंबर के साथ लिखना चाहिए। सेक्शन 2 CC, क्लोजर मीन्स द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ एनी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट। परमानेंटली क्लोजिंग डाउन ऑफ एनी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब डेफिनेशन के बाद है उसका प्रोसीजर। तो इसका प्रोसीजर क्या है? अगर किसी कंपनी को क्लोज करनी है, कंपनी फुली टेम्पररी नहीं परमानेंटली क्लोज करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 25FFA, 60 डेज प्रायर नोटिस टू गवर्नमेंट। ऐसे ही एक दिन उठ के नहीं बोल सकते आज मुझे कंपनी बंद करनी है। दे शुड गिव एटलीस्ट 60 डेज नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि 2 महीने बाद, 60 डेज बाद, आई एम इंटेंडिंग टू क्लोज द कंपनी, टू क्लोज डाउन दी फैक्ट्री, टू क्लोज डाउन द इंडस्ट्री, वट एवर जो भी रीज़न है। तो मिनिमम 60 डेज, 60 डेज से ज़्यादा भी हो सकता है आप पहले से ही गवर्नमेंट को बता दो कि 6 महीने बाद बंद करने वाला हूँ, 3 महीने बाद बंद करने वाला हूँ, बट 60 डेज मिनिमम होना चाहिए। लेकिन उसके रीजंस भी देने चाहिए। एम्प्लॉयर मस्ट जस्टिफाई रीजंस, जो रीजंस है, व्हाट आर योर रीजंस टू क्लोज डाउन। ऐसे ही किसी भी दिन उठ के आप इतने सारे लोगों का ब्रेड एंड बटर बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी कंपनी पे डिपेंड है और वो कंपनी चल रही है अगर, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनका घर चल रहा है उससे। तो आपके पास जस्टिफाइड रीज़न होने चाहिए इफ द कंपनी इज गोइंग इन टू क्लोजर अंडर सेक्शन 2CC। नोटिस टू वर्कर्स मे बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन स्टेट रूल्स। तो वर्कर्स को भी नोटिस देना पड़ता है अगर कोई कंपनी क्लोजर में जा रही है, तो गवर्नमेंट को भी नोटिस देना है 60 डेज प्रायर अलॉन्ग विद जस्टिफाइड रीजंस, और वर्कर्स को भी नोटिस देना है। और डिपेंड करता है ये वर्कर्स को कितने दिन पहले का नोटिस देना है, क्या रीजंस होने चाहिए, किस रीज़न की वजह से आप क्लोजिंग कर सकते हो या नहीं, तो वो सब हर स्टेट के रूल्स थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। तो जो जिस स्टेट में आपका इंडस्ट्री है उस स्टेट के रूल के हिसाब से आप अपने वर्कर्स को नोटिस दोगे कि कंपनी जो है वो क्लोजर में जाने वाली है। अब क्लोजर होगा अगर, तो भी कंपनी को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, चाहे ले ऑफ हो, चाहे रिट्रेंचमेंट हो, चाहे कॉम्पेंसेशन हो। हम पढ़ ही रहे हैं कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के बेनिफिट्स की, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं इस लॉ में। तो ऑब्वियसली वर्कमैन के बेनिफिट्स की बात है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ को रातों रात कोई निकाल नहीं देगा, और अगर निकाल भी रहे हैं तो अचानक से तो उनको दूसरी जॉब मिलने वाली नहीं है। तो ये लॉ बनाई इसलिए है कि उनका जो राइट्स है वो प्रोटेक्शन मिले, उसको, उनको प्रोटेक्ट हो उनके राइट्स। तो इसीलिए वर्कमैन को कॉम्पेंसेशन मिलता है अगर उसकी कंपनी क्लोजर में जा रही है। तो वर्कमैन इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज वेजेस पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने भी साल उसने कंप्लीट किए हैं उसके, इसका फॉर्मूला भी है, जो ग्रेचुटी का फॉर्मूला है वैसा ही है, एज एंटाइटल्ड टू 15 डेज वेजेस पर कंप्लीटेड ईयर। फॉर एग्जाम्पल उसने 20 साल कंप्लीट किए कंपनी में, तो 20 ईयर्स इंटू
15 days वेजेस। अब उसका वेजेस अगर उसका वेजेस हम सोचेंगे कि एक महीने में उसका 10,000 वेजेस है, तो 15 days में वेजेस कितना होगा? 5,000। तो 5,000 इंटू 20 इज कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इस फॉर्मूला से उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा 15 दिन का वेजेस इनटू जितने साल उसने कंप्लीट किए। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 ही साल कंप्लीट किया है एक कंपनी में, 1 साल पुराना ही है और उसकी कंपनी क्लोजर में जा रही है और उसकी सैलरी थी 10,000, तो उसको कितना मिलेगा? 5,000, बिकॉज 10,000 का हाफ, अगर 10,000 30 डेज के वेजेस हैं तो 15 डेज के वेजेस होंगे 5,000, और उसने कितने साल कंप्लीट किए हैं? 1 साल। तो 5,000 इंटू 1 इज 5,000, तो उसको कॉम्पेंसेशन 5,000 मिलेगा। यही अगर उस बंदे की लास्ट सैलरी, ये लास्ट सैलरी काउंट होगी, इसका ये नहीं होगा कि 10 साल पहले उसकी कितनी सैलरी थी उसके हिसाब से ये कॉम्पेंसेशन काउंट नहीं होगा। जो उसकी लास्ट सैलरी, लास्ट वेजेस होंगे, उसका 15 डेज का वेजेस इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस, इन सर्विस, जितने भी साल उसने काम किया, 10 साल किया, 20 साल किया, 5, 8, जितने भी किया है। अब इसमें केस लॉ है हत्ती सिंह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लोजर इज अ मैनेजरल फंक्शन बट मस्ट फॉलो लीगल प्रोसीजर। तो ये केस हमको ये बताता है कि क्लोजर भले ही मैनेजरल फंक्शन है बट उसको लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वन कैन नॉट से कि मैनेजर्स का काम है, मैनेजर विल टेक केयर और इसमें वर्कर्स का कुछ लेना देना नहीं है, उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। इवन इफ इट इज़ अ मैनेजरल फंक्शन, बट वो लीगली होना चाहिए, जो रूल्स लिखे गए हैं उस हिसाब से होना चाहिए। क्लोजर एंड्स द बिजनेस परमानेंटली। कंक्लूजन ये है कि क्लोजर जो है वो बिजनेस को परमानेंटली क्लोज कर देता है। एंड द लॉ एंश्योर्स वर्कर्स रिसीव कॉम्पेंसेशन एंड प्रायर नोटिस। तो लॉ ये एंश्योर करता है कि अगर कोई कंपनी बंद हो रही है तो वर्कर्स जो है उनको कॉम्पेंसेशन मिले और उनको पहले से नोटिस भी मिले। अब ये जो क्लॉज है या ये जो क्लोजर है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था एक्चुअली कि कंपनियों को कैसा होता है कि कंपनी अगर बहुत लंबे समय तक चल रही है तो उनको ग्रेचुटी का बड़ा अमाउंट देना पड़ता था अगर उनका जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत सालों से उनके पास काम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती थी, एक कंपनी बंद कर देती थी और दूसरी कंपनी खोल देती थी और उसी स्टाफ को दूसरे कंपनी में हायर कर देती थी। तो ये कंपनियां ऐसे क्यों करती थी कि उनको ग्रेचुटी जो है, अमाउंट जो अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता था, तो वो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने एक कंपनी में 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, तो उनको हैवी अमाउंट एज अ ग्रेचुटी देना पड़ता था। तो कंपनियां क्या उसमें वे आउट निकालती थी, लूप होल निकालती थी कि चलो आप लोग को हम लोग ये कंपनी क्लोज कर रहे हैं और हम लोग अभी दूसरी कंपनी खोलेंगे, उसमें आपको जॉब दे देंगे, आपकी जॉब तो सिक्योर होगी, आपको क्या प्रॉब्लम है। बट वो बंदा जब नई कंपनी में 5 साल बाद निकलेगा तो उसको 5 साल की ही ग्रेचुटी मिलेगी, क्योंकि पुरानी कंपनी तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है और पहले वाली जो कंपनी जिसमें उसने 15 साल काम किया उसमें से उसको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसने एक्चुअली में तो जॉब छोड़ा ही नहीं। तो इस जो लूप होल था ना, इस लूप होल को कवर करने के लिए क्लोजर का क्लॉज आया। तो क्लोजर इसलिए आया कि कंपनियों को लगता था कि हम कंपनी क्लोज करके दूसरी कंपनी खोल देंगे और इनको ग्रेचुटी कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, और ये जो है स्टाफ है वो जब छोड़ेंगे तो उतने साल का तो ग्रेचुटी बचेगा हमारा, क्योंकि जितने ज़्यादा ईयर्स कोई बंदा काम करेगा उतना ज़्यादा ग्रेचुटी का अमाउंट बनता है। तो इसीलिए ये लॉ आया और ये रूल आया टू प्रोटेक्ट द राइट्स कि अगर इवन आप कंपनी क्लोज भी कर रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि खाली स्टाफ छोड़ के जाएगा तभी उसको ग्रेचुटी देनी है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कंपनी बंद कर रहे हो तो भी जो एम्प्लॉई है ही इज़ एंटाइटल फॉर कॉम्पेंसेशन। और ये कॉम्पेंसेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि 15 डेज ऑफ वेजेस और जितने भी साल उसने कंप्लीट किए हैं उतना उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। नाउ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ये 15 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 10 का, 4 का, कितने का भी आ सकता है, बट बहुत बार आया है इसीलिए मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी लेबर प्रैक्टिसेस जो अनफेयर है, विच इज़ नॉट फेयर, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड, विच इज़ नॉट लेजिट, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस करेगा कौन? लेबर खुद तो नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस प्रिवेंट एम्प्लॉयर्स एंड यूनियन फ्रॉम एंगेजिंग इन कंडक्ट दैट डिस्टर्ब
इंडस्ट्रियल पीस। तो इंडस्ट्रियल पीस, देखिए ये जो लॉ है ना, उसका कंसेप्ट खाली ये नहीं है कि बस प्रोटेक्शन दो, एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन दो, वर्कमैन को प्रोटेक्शन दो, उनके वेजेस को प्रोटेक्शन दो। इट सीज के जो है इंडस्ट्रियल पीस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ही देश ग्रो करेगा, तो ही देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री का काम चालू भी रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री बंद करवाना ही कंपनी मतलब गवर्नमेंट चाहेगी कि इंडस्ट्री बंद हो जाए। तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज सी के इंडस्ट्रियल पीस हो। तो फॉर दिस रीज़न कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है वो प्रिवेंट करती है एम्प्लॉयर्स को एंड यूनियंस को फ्रॉम एंगेजिंग इन कंडक्ट दैट डिस्टर्ब्स इंडस्ट्रियल पीस। तो ऐसी कोई भी हरकतें ना करे, एम्प्लॉयर्स भी ना करे, यूनियन भी ना करे, मतलब एम्प्लॉयर भी नहीं करे और एम्प्लॉय भी ना करे, जिससे इंडस्ट्रियल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो या इंडस्ट्रियल हार्मनी को नुकसान पहुंचे। तो जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं वो एम्प्लॉयर भी कर सकता है, कुछ ऐसे अन्याय कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयर्स कर सकते हैं। फिर वर्कमैन कर सकते हैं, मतलब अचानक से हंगर स्ट्राइक कर लिया, कुछ भी ऐसा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस वर्कमैन भी कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं, और सिमिलरली यूनियन भी कर सकती है। तो 3 कैटेगरीज हैं अंडर शेड्यूल 5 में, 3 कैटेगरीज हैं अनफेयर जो लेबर प्रैक्टिसेस हैं एम्प्लॉयर की, वर्कमैन से या फिर यूनियन से हो रही हो। एग्जाम्पल्स क्या है? डिस्चार्जिंग वर्कमैन फॉर यूनियन एक्टिविटी। तो वर्कमैन को यूनियन एक्टिविटी के लिए, मतलब काम छोड़ के बोलना कि आप लोग यूनियन एक्टिविटी करो, जो नारे लगाओ, ये सब करो। इलीगल लॉकआउट, अब ये हमने कल कल ही किया था, हाँ, कि लॉकआउट जो है वो हमेशा कंपनी करती है, एम्प्लॉयर करता है, और इसके ऑपोजिट जो स्ट्राइक है वो एम्प्लॉयज करते हैं, स्टाफ करता है। तो लॉकआउट जो है वो हथियार है एम्प्लॉयर का, और स्ट्राइक जो है वो हथियार है एम्प्लॉई का। तो अगर इलीगल लॉकआउट कर रहा है तो इलीगल लॉकआउट कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। तो ये एम्प्लॉयर की तरफ से जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी कि इलीगली लॉकआउट कर लिया, जानबूझ के काम बंद कर लिया, तो वो इलीगली किया विदाउट गिविंग नोटिस या जो भी हो। गो स्लो, घेराव। गो स्लो हम लोगों ने कल किया था कि गो स्लो इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्राइक, एक तरह की स्ट्राइक है कि स्टाफ क्या करते हैं, वर्कमैन क्या करते हैं, दिखाते नहीं हैं कि स्ट्राइक है, और ना ही काम बंद करते हैं और ना ही हड़ताल पे बैठते हैं, बट जानबूझ के काम को स्लो कर लेते हैं। तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, ये अलाउड नहीं है। आपको करना है तो आप प्रॉपर नोटिस देके स्ट्राइक करो। तो ये गो स्लो करना मतलब आप फॉल्ट में भी नहीं आ रहे हो, और ये गलत है, ये मतलब अनजस्टिफाइड थिंग है, अनफेयर है। तो दिस इज़ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कि आप गो स्लो कर रहे हो, घेराव कर रहे हो, मतलब घेर के एक साथ असेंबल होके बैठ रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो एक तरह का। और दूसरा है थ्रेटनिंग वर्कर्स। तो थ्रेटनिंग वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉयर कर सकता है, वर्कर्स खुद को तो खुद डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं। तो यहाँ पे आइदर कभी किसी केस में यूनियन भी कर सकती है, या मेजर केस में एम्प्लॉयर अगर वर्कर्स को थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो वो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। फोर्सिंग मेंबरशिप इन यूनियन, और यूनियन की तरफ से ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी कि वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आप यूनियन के मेंबर बनो, अदरवाइज आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, तो वो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। नाउ केस लॉ है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वर्सेस महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन। गो स्लो इज़ अ सीरियस अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। इस केस में हमको यही सीखने मिल रहा है या ये पता चलता है कि इस केस में जो था वो यूनियन ने ये डिसाइड किया था कि हम काम बंद नहीं करेंगे, बट गो स्लो स्ट्राइक करेंगे। बट गो स्लो जो है वो सीरियस अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है जो अलाउड नहीं है। तो इसके पहले जो था, इस केस के पहले गो स्लो किसी को पता था, बट पिक्चर में नहीं आया था कि गो स्लो करके भी एक चीज़ है जो एम्प्लॉयज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यूनियन जो है वो यूज़ कर सकती है अपने एम्प्लॉयर को धमकाने के लिए, या एक एज अ वेपन यूज़ करती है उनको अपनी चीज़ें मनवाने के लिए, नेगोशिएशन करवाने के लिए। तो यूनियन जो है वो गो स्लो अगर यूज़ कर रही है कंसेप्ट,
तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है और विच शुड नॉट बी एंटरटेन, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो कंक्लूजन क्या है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंश्योर एथिकल फेयर बिहेवियर एंड प्रमोट हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं होने चाहिए। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का जो लॉ बना है या जो भी कंसेप्ट बना है, तो वो इसलिए बना है ताकि एथिकल जो मॉरली सही है वो चीज़ें ही फॉलो हो, फेयर बिहेवियर हो एंड हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, बिटवीन एम्प्लॉई एम्प्लॉई, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड यूनियन एंड बिटवीन एम्प्लॉई एंड यूनियन। तो सबके बीच में जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्थी हेल्दी हो। Now, authorities under Industrial Dispute Act, powers and functions। तो ये 2-3 बार 20 मार्क्स के लिए आया है, 15, 25 कितने भी मार्क्स का आएगा। तो अगर इससे कम मार्क का आया तो इसमें से ही हम लोग बहुत सारे पॉइंटर्स उठा के लिख सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि हु आर अथॉरिटीज़ इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी। मुझे लगता है कि अच्छा है, कंपैरेटिवली समझ में आ जाता है। 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा बट वाइल ट्रैवल वन कैन डू। तो अथॉरिटीज़ क्या है उसमें, वर्क्स कमिटी प्रमोट्स हार्मनी। वर्क्स कमिटी का काम ये है कि वो हार्मनी को प्रमोट करती है। हार्मनी मतलब शांति बनाए रखना। कंसिलिएशन ऑफिसर जो है वो मीडिएटर रहता है, जो डिस्प्यूट्स को कंसाइल करता है, सेटल करने की कोशिश करता है। तो कंसिलिएशन ऑफिसर एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है। वर्क्स कमेटी तो जो हार्मनी, जिसका काम है कि हमेशा इंडस्ट्री में जो है वो हार्मनी रहे, और वो ऐसे रूल्स बनाती रहती है कि पहले से तो स्टार्टिंग से ही कोई प्रॉब्लम अराइज ही ना हो, ऐसे पहले से ही रूल बना के रखती है ताकि हार्मनी से, शांति से इंडस्ट्री का काम चलता रहे, कोऑपरेशन से चलता रहे। ये वर्क्स कमेटी का काम है। फिर कंसिलिएशन ऑफिसर वो होता है जो मीडिएटरी होता है, जो बीच में आता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर। तो वो कंसाइल करता है यूनियन और अगर एम्प्लॉयर के बीच में भी कुछ डिस्प्यूट है तो उसे सेटल करने की कोशिश करता है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन जो है वो सेटलमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स। तो कंसिलिएशन ऑफिसर तो एक सिंगल लेवल पे करता है, बट अगर उससे बात नहीं बनती है, उससे कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट है, उससे बड़े डिस्प्यूट है, कोई ज़्यादा डिस्प्यूट है, तो ज़्यादा डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कंसिलिएशन ऑफिसर्स का ही एक बोर्ड बनाया जाता है। एक कंसिलिएशन ऑफिसर नहीं होता है, 3-4 से ज़्यादा, जितने भी कंसिलिएशन बोर्ड की ज़रूरत है, जितना कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट है, जितना बड़ा इशू है, उस हिसाब से एक बोर्ड बनता है, एक एसोसिएशन, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनता है जो कंसिलिएशन ऑफिसर्स होते हैं, और वो सेटलमेंट करते हैं बड़े इश्यूज़ को, उसे बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को कहते हैं। उसके बाद आता है लेबर कोड। तो लेबर कोड ये होता है जो एडजुडिकेट मैटर्स इन सेकंड शेड्यूल। उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन से भी बात नहीं बनी या आर्बिट्रेशन से भी बात नहीं बनी तो लेबर कोड आता है। लेबर कोड से भी अगर बात नहीं बनी, या लेबर कोड का एक्चुअली ये है, हम लोगों ने उसमें किया है कि उसकी एक लिमिट है कि वो बियॉन्ड दैट लिमिट आप लेबर कोर्ट में केसेस नहीं डाल सकते हो। उसके ऊपर होगा तो उसके ऊपर की डिस्प्यूट के लिए जाना पड़ेगा, नेशनल ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, स्टेट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो वो हर एक ट्रिब्यूनल का जो है वो लिमिट है कि इतने डिस्प्यूट जो है वो कौन सा डिस्प्यूट है, वो कितना क्रिटिकल है। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो एडजुडिकेट मेजर डिस्प्यूट्स। तो जो बहुत मेजर डिस्प्यूट्स हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंसाइल करती है, हैंडल करती है। और नेशनल ट्रिब्यूनल जो है वो जो नेशनल इम्पोर्टेंस के ट्रिब्यूनल हैं, जो जिससे पूरे देश को फ़र्क पड़ता है, या ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है और हर लगभग हर स्टेट में उसका काम है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो नेशनल ट्रिब्यूनल को हैंडल करना होता है। ये नेशनल ट्रिब्यूनल का पावर है। केस लॉ इसमें है सिल्क लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। कोर्ट्स कैन नॉट फोर्स सेटलमेंट्स। तो कोर्ट कभी भी सेटलमेंट्स फोर्स नहीं कर सकती। इस केस से हमको यही पता चलता है कि कोर्ट जो है वो अवार्ड दे सकती है, अवार्ड दे सकती है मतलब डिसीजन दे सकती है, बट कोर्ट जो है वो सेटलमेंट नहीं दे सकती। सेटलमेंट कौन देगा?
सेक्रेटरी जो होगा वो देगा, सेटलमेंट कमीशन जो होगा वो देगा, या कंसिलिएशन ऑफिसर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा कि ये सेटलमेंट हो सकती है, या फिर आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटल हो सकता है। बट अगर कोर्ट कर रही है तो वो सेटलमेंट नहीं है, और कोर्ट जो है वो सेटलमेंट के लिए फोर्स नहीं कर सकती है, एडवाइस ज़रूर कर सकती है। तो यूजुअली जो कोर्ट देगी वो अवार्ड होगा, मतलब वो डिसीशन होगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स एंश्योर फास्ट एंड पीसफुल रिजोल्यूशन थ्रू नॉन जुडिशियल एंड जुडिशियल बॉडीज। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स जो है वो फास्ट जो है, इट सीज कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स मतलब आर्बिट्रेशन है या फिर ये कंसिलिएशन ऑफिसर है या जो वर्क्स कमिटी है, तो ये सब बनाए इसलिए गए हैं कि फास्ट एंड पीसफुल रिजोल्यूशन आए और उसमें जुडिशली जो है वो इम्पोर्टेंट जुडिशल इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। और अगर जुडिशल बॉडीज़ है भी तो वो एज अ आउटसाइडर उनको एडवाइस दे सकती है। तो अथॉरिटीज़ अंडर आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैं चाहिए तो इसका पूरा डिटेल में जो इसमें मेथड है कि क्या होगा अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो भी हमने किया था। तो वो मैं नोट्स पता नहीं मैंने भेजे हैं कि नहीं, मैं देखती हूँ तो वो मैं भेज दूँगी। तो वो हम लोग डिटेल में इसको लिख सकते हैं, बट मोर और लेस इट टॉक्स अबाउट दैट, इसी को ही एलाबोरेट करके लिखना है। नाउ व्हाट इज़ एडजुडिकेशन? Adjudication is a compulsory reference of dispute to labor court or tribunal। मतलब adjudication में जाना मतलब क्या, कि आप कोर्ट में लेके गए चीज़ को। एडजुडिकेशन के पहले जो है सेटलमेंट हो सकती है, एडजुडिकेशन के पहले जो है वो बात करके बात बन सकती है, बट एडजुडिकेशन में जा रहे हो मतलब क्या, कि आप डिस्प्यूट को कंपल्सरीली कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में लेके जा रहे हो, तो उसका नाम है एडजुडिकेशन। नाउ टाइप्स क्या होंगे? लेबर कोर्ट, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो लेबर लॉ से रिलेटेड एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं, नॉट जनरल एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स, लेबर कोर्ट जो है वो सेकंड शेड्यूल में आता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो थर्ड शेड्यूल में आता है, और उसके बाद आता है नेशनल ट्रिब्यूनल। तो ऑब्वियसली पहले जो छोटे स्मॉल केसेस हैं, छोटी जो एडजुडिकेशन है अप टू सर्टन लिमिट, तो वो लेबर कोर्ट में जाएंगी, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएंगी, उसके बाद नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगी। पावर्स क्या है एडजुडिकेशन के? एनफोर्स अटेंडेंस, उसमें अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने एडजुडिकेट किया है तो आपको जाना ही है, आपको समन आया है तो आपको जाना ही है। एग्जामिन विटनेस, जो विटनेस है उनका जो डिटेल्स है वो लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। अवार्ड बाइंडिंग फॉर 1 ईयर, जो अवार्ड है, जो डिसीशन है दैट इज़ बाइंडिंग फॉर 1 ईयर। 1 ईयर तक वो जो अवार्ड है वो बाइंडिंग है, मतलब वो मानना ही पड़ेगा आपको जो भी डिसीशन दिया है एडजुडिकेशन के बाद। नाउ केस लॉ कौन सा है इसमें, कि ट्रिब्यूनल्स मस्ट एक्ट जुडिशली। तो ये केस लॉ बेसिकली, ये केस लॉ भी मैंने डिटेल में दिया था, उसमें डिटेल में नहीं दिया था एक्चुअली, शॉर्ट में दिया था, बट उसमें समझ में आता है कि ट्रिब्यूनल्स जो है, ट्रिब्यूनल्स का काम ये है कि वो जुडिशली एक्ट करें, मतलब जजमेंट के साथ। और ट्रिब्यूनल्स का ये काम है जो पहले प्रेसिडेंस है, जो पहले के केस लॉ हो चुके हैं उनके हिसाब से अपनी जजमेंट दे। कंक्लूजन क्या है? एडजुडिकेशन इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की एडजुडिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एडजुडिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ दैट। नाउ व्हाट इज़ कंटिन्यूस सर्विस? जब हम बोलते हैं कि कोई एम्प्लॉई कंटिन्यूस सर्विस में होना चाहिए तो ही उसको सो एंड सो बेनिफिट मिलेंगे, तो ही उसको सो एंड सो प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वो कंटिन्यूस सर्विस से हमारा क्या कहना है? तो कंटिन्यूस सर्विस जो है उसका कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में। तो सर्विस इज कंटिन्यूस इफ इंटरप्टेड। सर्विस को कंटिन्यूस कब बोलेंगे? जब वो कंटिन्यूसली काम पे आ रहा है, सिवाय के उसको कोई सिकनेस हुई है, कोई ऑथोराइज्ड लीव ली है, जो उसको लीव पता है लेनी है या ऑथोराइज्ड है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर उसको वो लीव मिलने वाली है, तो वो ऑथोराइज लीव है, या फिर वो बीमार है, या उसका एक्सीडेंट हुआ है, या फिर उसने स्ट्राइक पे गया है जो इलीगल नहीं है, मतलब लीगल स्ट्राइक पे गया है,
या फिर कंपनी ने ही लॉकआउट किया है कि काम बंद किया है, या फिर सीसेशन ड्यू टू नॉट फॉल्ट ऑफ वर्कर, या फिर वर्कर को निकाला गया है, वो वर्कर का फॉल्ट नहीं है और उसको निकाला गया है। तो इन सारे केसेस की वजह से अगर उसकी काम में अगर वो थोड़े दिन के लिए नहीं आया तो चलेगा। इसके अलावा अगर ऐसे ही वो कहीं और नौकरी करने चला गया, ऐसे ही उसको आलस आ रहा है और वो नहीं आ रहा है काम पे, तो उसको कंटिन्यूस सर्विस नहीं बोला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल रीजनेबल रीजंस को छोड़ के अगर वो कंटिन्यूसली काम पे आ रहा है तो वो कंटिन्यूस सर्विस में है। तो अगर कोई कंटिन्यूस सर्विस में है तो उसकी कंटिन्यूस सर्विस इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स या रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि कंपनी ने किसी को निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, अचानक से कंपनी किसी को निकालती है, तो कल हमने पढ़ा था कि अचानक से अगर कंपनी किसी को निकालती है तो वो किसको निकाल सकती है? जो सबसे लास्ट में आया है। मेथड यही होता है, जो सबसे लास्ट में आया है उसको ही बोलेगी, क्योंकि अगर कंपनी को किसी एक जन को निकालना ही है तो सबसे पुराने वाले एम्प्लॉय को तो नहीं निकालेंगे, वो सबसे लास्ट में जो आया है उसको ही निकालेंगे। सेकंड थिंग, अगर उनके पास वैलिड रीज़न है कि जो सबसे पुराने वाला बंदा है वो अभी ध्यान नहीं दे रहा है या उसमें डिसिप्लिन नहीं है, तो उस बंदे को कंपनी निकाल सकती है। अगर कंपनी के पास रिट्रेंचमेंट के लिए जस्टिफाइड रीज़न है तो वो उस बंदे को निकाल सकती है। अदरवाइज जो रूल फॉलो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का फॉलो होता है। अगर एक एक करके उनको निकालना भी है तो वो रिट्रेंचमेंट का जो मेथड फॉलो होगा वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का होगा। जो लास्ट आया है उसको पहले निकालेंगे, तो उसको पहले निकालेंगे तो उसको जो रिट्रेंचमेंट बेनिफिट मिलेंगे, तो रिट्रेंचमेंट बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो कंटिन्यूस सर्विस में था क्या नहीं। कंटिन्यूस सर्विस मतलब पिछले एक साल में उसने कोई ऐसे ही छुट्टियां तो नहीं ली, सिकनेस है तो ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो ठीक है, लीगल स्ट्राइक है तो ठीक है। अदरवाइज अगर उसने अननेसेसरीली ऐसे ही उसने लीव्स ली है तो वो कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है। ऐसे नहीं कि 6 महीना आया 6 महीना आया ही नहीं, तो उस बंदे को रिट्रेंचमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो कंटिन्यूस सर्विस का कंसेप्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको कैलकुलेट करना है रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, अगर हमें कैलकुलेट करना है ले ऑफ कॉम्पेंसेशन, सिमिलरली अभी हमने देखा ले ऑफ, अगर कोई कंपनी किसी को ले ऑफ कर रही है, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए बोल रही है कि आप 6 महीने के लिए नौकरी पे मत आओ, तो उसको कॉम्पेंसेशन देना होगा। तो उसको कॉम्पेंसेशन देने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि जिस एम्प्लॉय का ले ऑफ हो रहा है वो कंटिन्यूस सर्विस में था या नहीं। तो कंटिन्यूस सर्विस का मीनिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो बरोबर आ रहा था ऑफिस में काम पे कि नहीं। फिर ग्रेचुटी के लिए भी सेम है। अगर कोई रिटायर हो रहा है कंपनी से या कोई कंपनी छोड़ के जॉब छोड़ के जा रहा है, तो ये जो है न्यू लेबर लॉ जो रूल्स आए हैं उसके हिसाब से तो अभी ये है कि अगर एक साल भी आपने किसी कंपनी में जॉब किया है तो भी आपको ग्रेचुटी मिलेगी। जबकि पहले क्या था, मिनिमम 5 साल अगर आपने एक कंपनी में काम किया है तो ही आपको ग्रेचुटी मिलेगी। लेकिन वो ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करने के लिए भी कंटिन्यूस सर्विस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर आप कंटिन्यूसली सर्विस में थे क्या पिछले एक साल से, तो ही आपको ग्रेचुटी मिलेगी। और अगर अभी जो लेबर लॉ आया है उसके पहले की बात करें तो पहले ऐसा कैलकुलेट होता था कि वो 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस में है, सिवाय कि अगर उसकी सिकनेस है, एक्सीडेंट है, ऐसा कोई रीज़न, एक्सेप्शन केस की बात नहीं चल रही है। यूजुअल केसेस में अगर वो कंटिन्यूस सर्विस में है लास्ट 5 साल से तो उसको ग्रेचुटी मिलेगी। बट अब ये रूल चेंज हो गया है, तो अब ये 5 ईयर्स को घटा के 1 ईयर कर दिया गया है। और क्लोजर कॉम्पेंसेशन अभी हमने देखा, अगर कोई कंपनी क्लोज हो रही है तो उसे कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो किसको किसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा? जो कंटिन्यूस सर्विस में होंगे उन्हीं को ही। ऐसा नहीं कि एक दिन आ रहा है 5 दिन नहीं आ रहा है, फिर वापस 2 दिन आया 4 दिन नहीं आया, तो उसको बोला जाएगा कि वो कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है। तो जो कंटिन्यूस सर्विस में होगा उनको ही ये बेनिफिट्स मिलेंगे, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, ले ऑफ कॉम्पेंसेशन, ग्रेचुटी का अमाउंट, क्लोजर कॉम्पेंसेशन, ये सब जिनका कंटिन्यूस सर्विस होगा उन्हें मिलेगा। और कंटिन्यूस सर्विस का कंसेप्ट और मीनिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है।
नाउ केस लॉ जो भी है इसमें, तो इंटरप्शंस बियॉन्ड कंट्रोल डू नॉट ब्रेक कंटिन्यूटी। जो इंटरप्शंस अगर बियॉन्ड कंट्रोल है, इस केस में अगर उसके फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर किसी के कंट्रोल में नहीं है कि अगर उस एरिया में बार बार फ्लड आ रहा है, उस एरिया में बार बार अर्थक्वेक आ रहा है, या ऐसी कोई भी चीज़न है, कोई भी रीज़न है जो उसके कंट्रोल में नहीं है स्टाफ के, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि उसने कंटिन्यूस सर्विस नहीं किया। ही वॉज इंटेंटिंग टू कम बट वो नहीं आ पा रहा था। तो सम केसेस में जो है वो एक्सेप्शंस है, जहाँ पे उसके अगर कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हैं तो फिर उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। कंक्लूजन क्या है कि कंटिन्यूस सर्विस प्रोटेक्ट्स वर्कर्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी लॉस ऑफ बेनिफिट्स। तो अगर आपके बेनिफिट्स को आपको बचा के रखना है, बेनिफिट्स चाहिए, तो कंटिन्यूस सर्विस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कंटिन्यूस सर्विस की वजह से ही प्रोटेक्टेड है। नाउ सेटलमेंट एंड अवार्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट एंड अवार्ड। सेटलमेंट जो है वो आपस में कंसिलेशन करके मिलेगा, आपस में डिस्कस करके, बात करके, म्यूचुअली एग्री करके मिलेगा। बट अवार्ड हमेशा कोर्ट देगी। अवार्ड जो है वो डिसीशन है कोर्ट का, जो एडजुडिकेशन के बाद लड़ाई होगी, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, प्रूफ को देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा, उसके बाद जो डिसीशन आएगा उस डिसीशन को अवार्ड बोलते हैं। तो ये बहुत बार आया है एग्ज़ाम में। तो सेटलमेंट एंड अवार्ड, सेटलमेंट का डेफिनेशन अगेन सेक्शन 2 पी, अवार्ड का डेफिनेशन सेक्शन 2 बी। तो याद करने के लिए भी इजी है, 2 पी और 2 बी, खाली उल्टा है और वैसे भी उल्टा है। दोनों ही केसेस में होती तो सेटलमेंट ही है, आता तो एक वो बोलते हैं एक डिसीशन ही आता है। बट यहाँ पे जो डिसीशन है वो सब पार्टीज मिलके आपस में कंसाइल करते हैं, डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, और यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट जो है वो डिसीशन देती है। तो 2 पी एंड 2 बी याद रखना। एग्रीमेंट रीच ड्यूरिंग कंसिलिएशन बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। तो एग्रीमेंट जो कंसिलिएशन के टाइम पे मिल रहा है, मतलब डिस्कशन के टाइम पे मिल रहा है, वो सब पार्टीज उस पे बाइंडेड हैं। जो भी पार्टीज कंसिलिएशन के लिए आए हैं, डिस्कशन के लिए आए हैं, मीडिएटर को बुलाया है, तो वो उन सब पार्टीज पे बाइंडिंग इफेक्ट है। सक्सेसर मतलब अगर कोई सेटलमेंट आया है, अगर कोई भी डिसीशन लिया है, से फॉर एग्जांपल आपस में बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ने मिलके बोला है कि आज से कंपनी जो है उसको ये रूल लागू होता है कि सो एंड सो स्टाफ अगर 20 दिन में काम करके जा रहा है तो उसको उतना अमाउंट मिलना चाहिए। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो अगर कोई सेटलमेंट किसी कंपनी में आया है तो वो जितनी भी पार्टीज़ हैं वहाँ पे उन सबके लिए वो एप्लीकेबल होगा, सबके लिए बाइंडिंग होगा, और उनके सक्सेसर के लिए भी, मतलब उनके जो लीगल एयर्स हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का बॉस एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेटलमेंट की मीनिंग ख़त्म हो गई। अगर उसका बेटा टेक ओवर कर रहा है, उसका सक्सेसर है उस कंपनी का, या उसके कंपनी में जो उस कंपनी में दूसरे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, दूसरे सक्सेसर हैं, तो वो भी बाइंडिंग होंगे इस सेटलमेंट के जो भी डिसीशन है उस पे, तो वो आगे भी फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि एक बार उस बंदे ने फॉलो किया तो हो गया, वैसा नहीं है। ऑल पार्टीज सबको फॉलो करना है, प्लस उनके सक्सेसर जो हैं, जो आगे आने वाले हैं वो, तो ये तो एम्प्लॉयर के साइड के सक्सेसर हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ जो फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए भी वही रूल्स लागू होंगे जो एक बार सेटलमेंट हुआ है। अगर एक बार सेटलमेंट हुआ है किसी कंपनी में बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, या फिर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड यूनियन, तो आपस में उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया है कि चलो सैटरडे जो है वो सेकंड सैटरडे हाफ डे होगा, बाकी सारे सैटरडेज वर्किंग होंगे, तो ऐसा कोई भी सेटलमेंट हुई है अगर आपस में फॉर एग्जांपल, तो उस सेटलमेंट को सारे पार्टीज मानेंगे। फिर अगर कोई बॉसेस चेंज हो रहे हैं, उनके सक्सेसर आ रहे हैं, तो वो भी मानेंगे। प्लस एम्प्लॉयज़ जो फ्यूचर में आ रहे हैं, सपोज़ ये सारे एम्प्लॉयज़ जिन लोगों ने ये डिसीजन पास करवाया था या जो सेटलमेंट हुआ था तो वो छोड़ के चले गए, किसी का एज हो गया, कोई रिटायर हो गए, तो फ्यूचर एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो सेटलमेंट उतना ही एप्लीकेबल होगा। नाउ अवार्ड, अवार्ड में क्या डिफरेंस है कि अवार्ड जो है वो ट्रिब्यूनल देगा, कोर्ट देगा। अवार्ड जो है उसका बाइंडिंग नेचर क्या है कि सेटलमेंट ड्यूरिंग अवार्ड, अवार्ड तो ऑब्वियसली बाइंडिंग नेचर है ही, कोर्ट ने दिया है तो सबको कंपल्सरीली मानना है। तो सेटलमेंट ड्यूरिंग कॉन्सिलिएशन, अगर कंसिलिएशन के टाइम पे सेटलमेंट हुई है, मतलब
जब डिस्कशन चल रहा है, जब मीडिएशन चल रहा है, जब कोई मीडिएटर आया है और बात चल रही है, तब सेटलमेंट हो रही है, स्टार्टिंग में ही सेटलमेंट हो गई, बात करने से ही बात बन गई, तो फिर ये सबके लिए बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल। अगर सेटलमेंट आउटसाइड कंसिलिएशन हो रहा है, मतलब कंसिलिएशन के बाहर आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन भी हमने कवर किया था किसी एक लेक्चर में, तो आर्बिट्रेटर वो होते हैं जो कोर्ट भी नहीं होते हैं और कंपनी के लोग भी नहीं होते हैं, लेकिन वो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास, और आर्बिट्रेटर जो रहता है वो एक बंदा भी हो सकता है, उनकी पूरी मेंबर्स की टीम भी हो सकती है, उनके पास अगर आप अपना केस या डिस्प्यूट लेके जाते हो तो आउट ऑफ द कोर्ट वो सेटल करके देते हैं, और वो उनका जो डिसीशन है, उन्होंने जो भी बताया है आपको, वो दोनों पार्टीज़ के लिए बाइंडिंग इफेक्ट होता है, दोनों को मानना पड़ता है। तो वैसे ही लिखा हुआ है इसमें कि सेटलमेंट आउटसाइड कंसिलिएशन है अगर, तो वो बाइंडिंग ऑन सिग्नेटरीज, तो जो भी उसके सिग्नेटरीज हैं, जो उनके पास गए हैं, जो भी उस पर साइन कर रहे हैं, बोथ द पार्टीज़ के लिए वो बाइंडिंग होगा। एंड अवार्ड्स अगर होगा तो बाइंडिंग फॉर मिनिमम 1 ईयर। अगर अवार्ड है तो वो मिनिमम 1 साल के लिए, मिनिमम 1 साल, उससे ज़्यादा भी, अगर अवार्ड में लिखा है, मतलब कोर्ट के डिसीजन में लिखा है कि आगे की आने वाली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए ये डिसीशन जो है वो एप्लीकेबल होगा, तो फिर वो होगा। लेकिन अगर वो साइलेंट है अवार्ड, कुछ उसमें लिखा नहीं है कि सेकंड सैटरडे ऑफ होना चाहिए, तो मिनिमम 1 ईयर के लिए वो जो अवार्ड है वो बाइंडिंग होगा। अदरवाइज जितना पीरियड उसमें लिखा हुआ है, बट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इफ इट इज साइलेंट ऑन द पीरियड तो एटलीस्ट 1 ईयर तक तो उनको मानना पड़ेगा। नाउ केस लॉस, इसमें केस लॉस क्या है कि हैबर्टसन लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन, सेटलमेंट्स आर टू बी इनकरेज्ड। इस केस लॉ में गवर्नमेंट खुद बोलती है, कोर्ट खुद बोलती है कि आप सेटलमेंट करो, कोर्ट में मत लेके आओ सारे केसेस, बिकॉज उसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, और जो है वो कोर्ट को भी अपना टाइम देना पड़ता है। तो इससे तो अच्छा है कि प्रेसिडेंस के बेसिस पे जो प्रीवियस अवार्ड्स हैं, जो प्रीवियस डिसीजन है, या फिर एमिकेबली आप जो डिसाइड करते हो, सेटलमेंट करते हो, कॉन्सिलिएशन करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कोर्ट, इस केस से हमको यही पता चलता है कि हमेशा जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल होनी चाहिए केस, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेटलमेंट होनी चाहिए, ना कि अवार्ड होने चाहिए। सेटलमेंट ये भी है कि सेटलमेंट जो है वो सब पार्टीज़ उसको मानते हैं, उसके सक्सेसर भी मानते हैं, और फ्यूचर एम्प्लॉयज़ भी उसको मानते हैं। तो सेटलमेंट्स इज़ ऑलवेज एनकरेज। और अगर कोर्ट में क्या होता है कि अवार्ड आता है एंड इफ़ यू आर एग्रीव्ड एंड आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगेन आप उसकी हायर कोर्ट में अपील के लिए जाओगे। तो ये केस से यही है कि सेटलमेंट्स जो है वो हमेशा होने चाहिए, दैट इज़ बेटर फॉर इंडस्ट्रियल पीस। अल्टीमेटली सी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल पीस। अगर इंडस्ट्रियाँ अच्छे से चलेगी, कॉपरेशन से चलेगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, तो ही जो है वो नेशनल बेनिफिट होगा, देश का विकास होगा। तो सेटलमेंट्स आर प्रिफर्ड ओवर एडजुडिकेशन। तो सेटलमेंट हमेशा जो है उसको प्रेफर किया जाता है, एडजुडिकेशन ना हो, कोर्ट में केसेस ना हो, और आपस में ही सेटल हो, टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। ये क्यों होता है? तो इंडस्ट्रियल पीस जो है वो मेंटेन रहे, इसीलिए ही सेटलमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। नाउ इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट वर्सेस इंडस्ट्री, ये ट्रिपल टेस्ट मैंने बताया था कि एक बार जो बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड था उसने क्या बोला कि मैं इंडस्ट्री के डेफिनेशन में ही नहीं आता हूँ, हमारा तो बोर्ड है, हम इंडस्ट्री हैं ही नहीं, तो हमारे ऊपर ये रूल्स लागू ही नहीं पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ के कि एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी देनी है, ये देना है, वो देना है, वो देना है, जो भी देना है। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो हमको इंडस्ट्री का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सो डेफिनेशन 2 में ही आता है, तो सेक्शन 2J इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग एम्प्लॉइंग पर्सन फॉर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने किया था कि कोई भी इंडस्ट्री जो बिजनेस कर रही है, ट्रेड कर रही है, जिसमें एम्प्लॉय कर रही है लोगों को, किसके लिए? या फिर प्रोडक्शन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो इंडस्ट्री है। बट इंडस्ट्री का ट्रिपल टेस्ट का कंसेप्ट बैंगलोर वाटर सप्लाई केस के दौरान ही आया। ये केस में ये बताया गया कि कोई भी
देखने के लिए, चेक करने के लिए कि वो इंडस्ट्री है या नहीं। कि फॉर एग्जांपल कोई बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वाटर सप्लाई बोर्ड है, वो बोलेंगे हम इंडस्ट्री नहीं है, तो उसको चेक कैसे करना है? उसको ट्रिपल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा इन द सेंस चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी, तो उसमें सिस्टमेटिक एक्टिविटी है या नहीं, तो है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। बेंगलोर वाटर सप्लाई अगर बोर्ड है तो उसमें रोज़ का एक्टिविटी हो रही है, सिस्टमेटिक, वाटर प्यूरिफाई हो रहा है, सब जगह पहुंच रहा है, जो भी प्रोसेस है वो हो रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन है या नहीं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ हैं उसमें और आपस के कोऑपरेशन में रेगुलरली आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। नाउ थर्ड, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ प्रोडक्शन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स भी हो सकते हैं या फिर सर्विसेज भी हो सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि बैंक बोलेगी कि हम इंडस्ट्री नहीं है, बट हम ये इस ट्रिपल टेस्ट में देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी है या नहीं, यस है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन है या नहीं, है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विस है या नहीं, तो गुड्स है। गुड्स नहीं है तो सर्विसेज है, तो सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए दैट कम्स अंडर ट्रिपल टेस्ट, पास हो रहा है वो, और वो जो है वो इंडस्ट्री है। तो इसके ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंडस्ट्री का डेफिनेशन आता है तो इससे इस टेस्ट में ये पता चला था कि बेंगलोर वाटर सप्लाई जो है, बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड जो है वो इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आता है और वो इंडस्ट्री है। तो एक्सेप्शंस क्या है इसमें? रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिसका कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, जो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, और चैरिटेबल ट्रस्ट है कोई। सोवेरियन फंक्शंस अगर कोई कर रहा है, सोवेरियन हायर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के फंक्शंस कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो इंडस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि ट्रिपल टेस्ट की वजह से क्लियरिटी आई, एक्सपांडिंग प्रोटेक्शन टू मिलियंस ऑफ वर्कर्स। तो ये जो वर्कर्स थे इसके पहले, इस केस के पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्कर्स थे, उनको कोई राइट्स, उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। बट जब ये कंसेप्ट आया कि अगर ट्रिपल टेस्ट है मतलब आप एज गुड एज इंडस्ट्री हो, भले आपका नाम इंडस्ट्री नहीं है बट आप इंडस्ट्री हो, और आपको वो सारे ऑब्लिगेशंस, सारे लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर है जो आपके एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी